हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी जानेंगे कि प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्दावली बंधुत्व यानी फ्रैटरनिटी का क्या अभिप्राय होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने मिस कर दिया था। और इस वीडियो के अंतर्गत हम यह भी जानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्तावना के ऊपर एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल अविविजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्दावली बंधुत्व यानी फ्रैटरनिटी का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे ऐड किया जाता है। तो ये इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रस्तावना को लेकर हमेशा एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है या नहीं है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है 1950 का गोपालनवाद। 1950 का गोपालनवाद में, वाद का मतलब यहाँ केस से है, तो 1950 का गोपालनवाद में यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, 1950 का गोपालनवाद में यह कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। इसके पश्चात बेरूबारी यूनियन के मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी इस केस में भी उच्चतम न्यायालय ने यह अपना मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस पोर्शन से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, बेरूबारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ भी निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ओके, तो बेरूबारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत स्वीकार किया, यह मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, जुलाई 1967 में गोलकनाथ मामले में सहमति प्रकट की गई थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है,
जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे आप कि जुलाई 1967 में गोलकनाथ मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की एक कुंजी है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां अस्पष्ट होना चाहिए कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया। यानी अभी तक जितने भी उसने प्रस्तावना से संबंधित निर्णय दिए थे उन सभी निर्णयों को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान है। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने सारे पूर्व निर्णयों को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जिस प्रकार से संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाता है उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए इस केस में यानी केशवानंद भारती मामले 1973 के अंतर्गत यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि यह संविधान का अनिवार्य भाग नहीं है। अर्थात इस केस के अंतर्गत केशवानंद भारती मामले 1973 के अंतर्गत यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है बशर्ते संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा संशोधन करने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य भाग नहीं है। तो इन सभी बातों को केशवानंद भारती मामले 1973 के अंतर्गत कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर उच्चतम न्यायालय ने यह मत बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत भी दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन न किया जाए। ओके, इस केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना को तो संशोधित किया जा सकता है लेकिन उसके मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी कि केशवानंद भारती मामले 1973 में जो बात कहा गया था उसी बात को बेरुवाड़ी संघ 1960 के केस में भी दोहराया जाता है। लेकिन उस केस और इस केस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि केशवानंद भारती मामले 1973 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रस्तावना को तो संशोधित किया जा सकता है लेकिन उससे संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा और ये केस था SR बोमई वाद 1993। इस केस के अंतर्गत न्यायमूर्ति रामास्वामी ने
पूर्व के निर्णयों को खारिज किया। अभी तक जितने भी निर्णय दिए गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर उन्हें खारिज किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। तो इस केस ने भी यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो इस केस को भी आप ध्यान में रखेंगे। यह केस 1995 से बिलोंग करता है और इस केस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है रघुनाथ राव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना के द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। अर्थात ऐसे उपबंध जिनसे दो मीनिंग निकलते हैं उन्हें स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस केस को भी आप ध्यान में रखेंगे कि इस केस में न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है। तो इन तीन बातों को कहा था कि यह शक्ति का स्रोत नहीं है और इसके द्वारा यानी प्रस्तावना के द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है प्रस्तावना के महत्व को प्रदर्शित करते हुए 1960 के बेरूबारी मामले में यह कहा गया था कि जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हों तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया। ओके। और 1973 का केशवानंद भारतीवाद में कहा जाता है कि प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है और प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस केस के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपने ओपिनियन, अपने सजेशन को कमेंट करें और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।